हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक्स ऑफ एरोडायनामिक्स के पर रहेगा। हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या बेसिक फैक्टर हैं जो एक एयरक्राफ्ट के ऊपर अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एयर हो गया, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी, टेम्परेचर, ऑल्टीट्यूड, किस तरह से इसका अफेक्ट रहता है एयरक्राफ्ट के ऊपर जब ये फ्लाई होती है। और एरोडायनेमिक्स के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। इसमें इसके विंग्स किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, हम इसका ट्रांस सेक्शनल व्यू भी देखेंगे। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। आपको इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लेकर आऊँगा। तो आज का सिर्फ बेसिक थिंग्स रहेगा, ओके, एरोडायनेमिक्स का। तो चलिए आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आप एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा। उसके बाद आज हम लेक्चर शुरू कर देंगे। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ 1-on-1 जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके द्वारा आपको एग्जामिनेशन की काउंसिल दी जाएगी। आप हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए www.proxygyan.com। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज एटमॉस्फेयर? ओके, सो एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विच मेनली कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, जो नाइट्रोजन आपको 78% पे मिलता है और ऑक्सीजन 21% में। और उसके अलावा जो कई सारे ऐसे गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस, जिसे हम हीलियम भी बोलते हैं। ओके, दे आर लेस दैन और इक्वल टू 1%, राइट। सो दिस इज अ रेशियो अबाउट द गैसेस विच आई टेल यू नाउ। सो दिस अ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको कई बार आपने पढ़ा होगा अपने 8th, 9th और 10th क्लासेस टेक्स्ट बुक्स में। तो इस तरह एक किस तरह इफेक्ट करते हैं आपको फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो इंपॉर्टेंट है। सो एरोडायनेमिक्स की अगर बात करें, so it's nothing but it's a study of dynamics of gases. whenever एक कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप एयर में फ्लो होते हुए देख रहे हैं तो उसके पर ये जो गैसेस हैं वो किस तरह से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और क्या इसकी वजह से एयरक्राफ्ट या फिर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो हवा में जा रहा है उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके डायरेक्शन में या फिर उसके स्पीड में, उसके वेलोसिटी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। ये सारा कुछ आपको एरोडायनेमिक्स में पढ़ने को मिलेगा। ओके, सो बेसिकली अगर आप हमने तो एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसका ही एग्जांपल ले लेते हैं। जब एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रही है तो जो गैसेस हैं वो किस तरह से उसके फ्लाइट सिस्टम पर अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो अगर डेंसिटी ऑफ एयर हो गया तो द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट विल गेट स्लो डाउन। इफ द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ वेरी लेस इट कैन मूव फास्टर। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। सो इट कैन ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट। इट कैन ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डिज़ाइन ऑफ द एयरक्राफ्ट। ओके, अगर आपने एक बार इस एटमॉस्फेयर को अच्छे से स्टडी कर लिया तो आप अपने डिज़ाइन को भी चेंज कर सकते हैं ताकि आप अपने एयरक्राफ्ट को मोर एफिशिएंट और मोर स्पीड बढ़ा सकें, राइट। जब तक अगर आप बेसिक्स नहीं जानेंगे, you don't know about the dynamic of gases, how they will act on the particular body or particular moving object, how can you design your aircraft? Okay, how can you reduce your material in designing the aircrafts? So these are the very basic things दोस्तों, ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसको स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप कोई एयरक्राफ्ट या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए एक एरोडायनेमिक्स एक सेपरेट सब्जेक्ट है। ओके, और इसको बनाया गया है ताकि हम लोग को पढ़ें कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इस एटमॉस्फेयर का किस तरह से इंटरैक्शन रहेगा बिटवीन बोथ। तो लेट्स मूव ऑन, एक एक के फैक्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। टेम्परेचर, उसके बाद प्रेशर, उसके बाद अल्टीट्यूड। ओके, सो जैसे कि अगर आप देखें, सो अकॉर्डिंग टू द जैसे कि अगर आप हाइट बढ़ते जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर गिरता जाएगा। ये बेसिक थिंग है, आपको पता ही होगा। जितना आप ऊपर सी लेवल के ऊपर जाएंगे उतना आपको जो है ठंडी मिलेगी, वहाँ पे टेम्परेचर लो रहेगा। जैसे कई सारे अगर आपने देखा होगा, ऊटी हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, दे आर वेरी मच अबव द सी लेवल। ओके, तो इसी तरह तो जैसे कि अगर आपने देखा होगा, नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जिस तरह आप ऊपर जाते होंगे तो आपको ट्रोपोस्फियर दिखेगा। कई सारे ऐसे लेयर्स है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। ओके, सो व्हेनेवर यू आर गोइंग अप टू द 30,000 फीट, approximately 10,000 meter, the temperature and pressure and density, these three factors will get decrease obviously। जैसे अगर आप ऊपर जाते होंगे तो आपके टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर।
Okay, so basically the aircrafts will fly between stratosphere and troposphere, in between ये आपको मिलते हैं. So अगर आपने कई बार पढ़ा होगा aircrafts will fly in which sphere, आपको आंसर मिलेगा stratosphere, right? So stratosphere is not the exact answer, but they will fly between the troposphere and stratosphere, ऐसा आप याद कर ले सकते हैं. तो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिया है, आपको उतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको जो बता रहा हूँ वो याद कर लीजिए. तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसा वैसा टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी डिक्रीज कर दिया जाएगा. ओके, डिक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली. ओके, सो इन्होंने एग्जाम्पल दिया 30,000 फीट का, जो 10,000 मीटर है, वहाँ पे आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट है फॉर एन एयरक्राफ्ट टू फ्लाई. ओके, नेक्स्ट हो गया डेंसिटी. व्हाट इज अ डेंसिटी? डेंसिटी इज अ टर्म विच मीन्स दैट वेट पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, सो एक यूनिट वॉल्यूम पे कितना वेट एक्ट कर रहा है उसे हम डेंसिटी कहते हैं. और डेंसिटी के दो रूल्स हैं दोस्तों. एक आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद प्रेशर. जैसे कि आप सपोज एक कंटेनर ले लीजिए, आप वहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर आपने रखा है, सपोज रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, जो नॉर्मल होता है 27 to 30 डिग्रीज. ओके, एंड यू हैव कैप्चर्ड द गैस इन वन क्लोज्ड कंटेनर. ओके, जैसा आप उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, व्हेनेवर यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, the density of the gases inside the container will get, क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज होगा? ऑब्वियसली इट इंक्रीजेस. जैसा आप प्रेशर अप्लाई करेंगे वैसा डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज हो जाएगी, राइट? तो दूसरा केस ले लेते हैं हम. यहाँ पे हमने क्या किया था, कांस्टेंट टेम्परेचर रखा था, मतलब रूम टेम्परेचर 27 to 31 डिग्रीज. वही अगर आप कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं, ओके, सो यू आर चेंजिंग द टेम्परेचर. कभी 27 रख दिया या फिर कभी 25 कर दिया उसको, या फिर डायरेक्टली यू केम टू द 14 डिग्रीज. सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डेंसिटी? वही कंटेनर रहेगा, वही गैस रहेगी आपको. तो इन्होंने ये पाया गया है कि जैसे कि आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो डेंसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा. मतलब टेम्परेचर सपोज यू आर इंक्रीजिंग फ्रॉम 27 to 31, द डेंसिटी ऑफ द गैस व्हाट हैपन, इट डिक्रीज नॉट इंक्रीज. जैसे हमने देखा था प्रेशर में, प्रेशर इंक्रीज किया तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज किया तो डेंसिटी डिक्रीज होगा. टेम्परेचर में आपको उल्टा रहेगा, जैसे कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली विल गेट डिक्रीज. ओके, बिकॉज व्हाट हैपेंड व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, द गैस मॉलिक्यूल्स, द गैस पार्टिकल्स इनसाइड द कंटेनर विल गेट फ्री. ओके, सो उनके पास जो बाउंडिंग एलिमेंट रहता है दोनों पार्टिकल्स के बीच में, दे विल गेट सेपरेटेड. ओके, सो व्हेनेवर यू आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑब्वियसली the bonding particles between the gas particles, it will get increases. So under constant pressure की बात कर रहा हूँ, प्रेशर आपने चेंज नहीं किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. प्रेशर आपने बस इतना ही अप्लाई किया है. ओके, सो दिस इज अ एग्जांपल. अगर आप यहाँ पे देखेंगे इमेज में तो आपको समझ में आ जाएगा. सो दिस इज अ कंटेनर विच इज ऑन योर राइट साइड, वहाँ पे कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया गया है, तो गैस पार्टिकल्स आर वेरी फ्री टू मूव. तो अगर आपने लेफ्ट साइड अगर आपने देखा तो गैस पार्टिकल्स वेरी कंप्रेस्ड, राइट? जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, कंटेनर को छोटा कर देंगे, तो ऑब्वियसली द प्रेशर विल गेट इंक्रीज, डेंसिटी विल गेट इंक्रीजेस. ओके, सो ये किस तरह से आपको इफेक्ट पड़ेगा? ओके, तो आप ही दिमाग लगाइए, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा उस स्लाइड बिकॉज इट वाज रिटन ओवर देयर. तो हमने पढ़ लिया डेंसिटी इस तरह से होगा, बट एनी हाउ विल यू विल अप्लाई दिस ऑन एयरक्राफ्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो क्योंकि क्या होता है, देखिए जब आप ग्राउंड लेवल पे रहती है एयरक्राफ्ट, वहाँ पे तो डेंसिटी ज़्यादा रहती है. ओके, वी हैव स्टडीड वन रूल ऑल्सो. जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फियर की तरफ, स्ट्रेटोस्फियर की तरफ जाते हैं, वहाँ पे अपनी डेंसिटी, अपना जो प्रेशर है, अपना जो टेम्परेचर है, वो डिक्रीज हो जाएगा. ओके, वो एक कॉन्सेप्ट आप याद रख लीजिए. और दूसरा जो मैं अभी बताया आपको, वो कॉन्सेप्ट दोनों को अप्लाई कीजिए आप एयरक्राफ्ट पे. ओके, सो बेसिकली जब आप एयरक्राफ्ट जो ग्राउंड पे रहती है, ऑब्वियसली वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है, देन एयरक्राफ्ट नीड मोर फोर्स टू फ्लाई. समझ में आया आपको? उसके इंजन जो पावर है उसको इंक्रीज करना पड़ता है ताकि हम उस डेंसिटी को क्रॉस कर सकें, एंड वी कैन फ्लाई एंड वी कैन ओवरकम द डेंसिटी. सो व्हेनेवर द एयरक्राफ्ट इज ऑन स्ट्राटो और ट्रोपोस्फियर, ऑब्वियसली द डेंसिटी विल लो. ओके, तो आप कम आपको फोर्स लगेगा, कम आपको इंजन पावर लगेगा, ताकि आप उसी स्पीड में और आप आपकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज अ बेसिक थिंग यू नीड टू नो. जब एयरक्राफ्ट फ्लाई हो रही है तो वहाँ पे जो ग्राउंड रीजन में जो डेंसिटी रहती है वो ज़्यादा रहेगी, देन इट नीड्स मोर फोर्स टू फ्लाई. ओके, व्हेन द एयरक्राफ्ट इज एट ट्रोपो एंड स्ट्राटोस्फियर, द डेंसिटी इज वेरी लो एंड इट कैन नीड ओनली मिनिमम टू अचीव ए मैक्सिमम स्पीड. क्लियर हो गया आपको? यहीं पे लिखा होगा, यानी मतलब क्या, लेस रेसिस्टेंस मिलेगा एयरक्राफ्ट को जब आप एक पर्टिकुलर स्पीयर में रहते हैं, एक पर्टिकुलर जोन में आप रहते हैं. तो इन्होंने लिखा है कि चेंज इन द डेंसिटी अफेक्ट द एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस. जैसे कि सेम हॉर्स पावर से आप
जो फ्लाई कर सकते हैं फास्टर एट हाई ऑल्टीट्यूड, जितना हॉर्स पावर आपको उड़ने में लगता है, अगर आप उतना हॉर्स पावर अगर आप यूज़ करेंगे हाई ऑल्टीट्यूड में, यू कैन फ्लाई फास्टर, ओके, बिकॉज द एयर पार्टिकल्स आर वेरी लूज, ओके, एंड द पर यूनिट वॉल्यूम में जो पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत ही कम रहते हैं, इसीलिए एयरक्राफ्ट को रेसिस्टेंस नहीं रहता है, इट कैन फ्लाई. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑन द एयरक्राफ्ट. कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी. मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना आपको एप्लीकेशन भी बताऊंगा. ऐसा नहीं कि सिर्फ डेंसिटी के बारे में रट्टा मार लिया, उसके बाद एयर के बारे में रट्टा मार लिया, टेम्परेचर पढ़ लिया. नहीं, हाउ यू आर अप्लाइंग टू द एयरक्राफ्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि इसीलिए तो न्यू सिलेबस में ऐड किया गया है ताकि आपको ये सारी चीज़ें पता हों. ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली एग्ज़ाम लिख लिए और क्रैक कर दिया और आपने क्वालिफाई कर दिया. आपको कोई पूछे अगर आपके कोई रिश्तेदार रिलेटिव्स, सो यू कैन रेडी टू एक्सप्लेन, राइट, वॉट एवर द फील्ड यू आर वर्किंग. तो नेक्स्ट हो गया ह्यूमिडिटी. सो हाउ विल द ह्यूमिडिटी विल वर्क. ह्यूमिडिटी बेसिकली क्या होता है, नथिंग बट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. आपको सभी को पता है, राइट. सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जहाँ पे एयर होल्ड करता है, जैसे जैसा टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसा वैसा वाटर वेपर इंक्रीज होगा. ऑब्वियसली धूप अगर बढ़ेगी तो ज़्यादा पानी वो ऑब्जर्व करेगा, ज़्यादा वाटर वेपर उसको कन्वर्ट करेगा. हाउ इट विल अफेक्ट ऑन द एयरक्राफ्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर आपने देखा टेम्परेचर और प्रेशर को हम सेम मान लेते हैं, ओके, सपोज अज्यूम कर रहा हूँ, और डेंसिटी को हम वेरी करते आ रहे हैं बिकॉज डेंसिटी इज़ ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी. याद रख लीजिए दोस्तों, जैसे हमने पढ़ा था कि डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, उसी तरह ह्यूमिडिटी से भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो जैसे कि आप ड्राई सीजन्स में अगर आप देखें तो वहाँ पे डेंसिटी कम रहती है, ओके, बट ह्यूमिडिटी इज़ वेरी मोर बिकॉज ड्राई सीजन इन द सेंस समर. तो समर में क्या आपको क्या होता है, ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं वाटर पार्टिकल्स और ज़्यादा वाटर वेपर रहता है. सो इट विल फाइंड वेरी डिफिकल्ट फॉर द एयरक्राफ्ट टू टेक ऑफ ड्राई डे में. वही अगर आपने जो कोल्ड टेम्परेचर में आप देखा, दे विल फाइंड वेरी इजी टू टेक ऑफ, राइट. सो दिस इज ऑल्सो इफेक्ट ऑन द ह्यूमिडिटी. तो चलिए अभी कुछ लॉस के बारे में पढ़ लेते हैं. ओके, सो व्हाट इज ए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज दिस लॉस आर ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर द एयरक्राफ्ट. अभी तक हमने सिर्फ बेसिक थिंग्स को पढ़ा है, व्हाट इज ह्यूमिडिटी, डेंसिटी, ये सभी लोगों को पता है आपको, राइट. और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन किस तरह से अफेक्ट करता है वो भी हम पढ़ेंगे. तो पहला लॉ क्या कहता है, ओके, ऑब्जेक्ट विल रिमाइन एट रेस्ट अंटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स विल एक्ट ऑन इट. जैसे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज, ओके, तो जिस तरह बॉल स्टेबल रहा है, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें वहाँ से वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, राइट. इसी तरह अगर कोई एयरक्राफ्ट या फिर कोई टैक्सी को फ्लाई करना है, ओके, कोई प्राइवेट जेट कोई भी ले लीजिए आप, तो उसको एक आउटसाइड फोर्स होना चाहिए, उसे हम कहते हैं थ्रस्ट. ओके, सो एयरक्राफ्ट में क्या होता है, थ्रस्ट होता है. वो थ्रस्ट जो है इंजिन्स जनरेट करते हैं बाय ऑब्जर्विंग द एयर फ्रॉम आउटसाइड. याद रख लीजिए, बाहर से जो एयर है दे विल सक, दे विल क्रिएट ए ह्यूज प्रेशर इनसाइड द इंजन एंड दे विल रिलीज इट. तो उनको क्या है कि प्रॉपर मोशन मिलता है, तब जाकर एक एयरक्राफ्ट, यानी एक आउटसाइड फोर्स एक्ट हो रहा है ना, तब जाकर जिस तरह बॉल उड़ रहा है ना हवा में, उसी तरह एयरक्राफ्ट भी उड़ेगा. सो क्लियर हो गया, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ, ओके, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन भी हम कहते हैं. तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट will remain at rest until unless the outside force will act on it. Next second law. So Newton's second law क्या कहता है, so basically अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को चेंज करना चाह रहे हैं, ओके, या फिर ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को उसको ऊपर या नीचे लाना चाह रहे हैं. अब तो ऑब्जेक्ट इन मोशन में है, आप चाहते हैं कि आप लेफ्ट लें उसको राइट लें, तो आपको वहाँ पे भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करना पड़ता है, ओके. तो वो डायरेक्शन जो पलटेगा ना वो डिपेंड्स अपॉन दिस एक्सटर्नल फोर्स. समझ में आएगा आपको कि कितना ज़्यादा या कितना एक्यूरेट आप पलटा रहे हैं उसके डायरेक्शन को, और उसको डिपेंड रहता है एक्सटर्नल फोर्स के पर. नथिंग बट जब मोशन, द चेंज ऑफ मोशन विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स. अब जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना जल्दी वो डायरेक्शन लेगा. ओके, दिस इज फर्स्ट पार्ट. एंड सेकेंड पार्ट ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, तो ये बेसिक चीज़ है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि जितना आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा टर्न होगा. और आपकी जो डेंसिटी, आपकी जो मास है ऑब्जेक्ट का, अगर लाइटर ऑब्जेक्ट है या फिर हेवियर ऑब्जेक्ट, लाइटर का ही ले लीजिए एग्जांपल, अगर लाइटर ऑब्जेक्ट है तो इजीली वो टर्न हो जाएगा. ओके, विथ मिनिमम फोर्स आप इजीली उसको टर्न कर सकते हैं. वही अगर आप ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हायर है तो इट विल फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू टर्न, कि उसको उतना अगर फोर्स नहीं मिला तो उसी डायरेक्शन में मूव होता ही रहेगा. तो इस पर क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके, यू कैन अप्लाई इनटू दिस डिज़ाइन ऑफ द एयरक्राफ्ट. बिकॉज आप कितना लाइटर एयरक्राफ्ट को बनाएंगे बाय यूजिंग द फाइबर्स, फैब्रिक्स, वॉट एवर, और वेरी न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजी से अब कई सारे मटेरियल्स आ गए हैं, उतना आप इजीली उसको टर्न कर सकते हैं,
उतना आप जो एयर रेसिस्टेंस है उसको ओवरकम कर सकते हैं। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वहाँ पे आप इम्प्लाई कर सकते, यू नो दैट फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू ए। ओके, नेक्स्ट विल बी द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो कई बार आपने देखा होगा। ओके, इवन इट हैज़ बिकम मीम्स आल्सो इन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। एक ज़माने में इसको मीम भी बना दिया गया था। तो जब तक हर एक चीज़ का जो है एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन रहता है हर एक एक्शन के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया एक रॉकेट का, एक बैलून का। तो जैसे अगर आप एयर ब्लो करते हैं बैलून में, तो यू कैन टिल्ट अपवर्ड्स एंड रिलीज दैट एयर। तो यू आर बेसिकली एक एक्शन चल रहा है वहाँ पे। क्या एक्शन हो रहा है? हवा जो है बाहर निकल रही है। समझ में आएगा आपको? ओके, सपोज रॉकेट का एग्जांपल ले लीजिए। रॉकेट कैसा फ्लाई करता है? आपने कई बार देखा होगा, इसरो सैटेलाइट के ज़रिए से जो लॉन्च स्टेशन है वहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च करता है रॉकेट के द्वारा। तो बेसिकली दे विल फायर। ओके, आपने सुना होगा 3, 2, 1 फायर जो करते हैं लोग। तो दे विल प्रोवाइडिंग द एक्शन टू द एयरक्राफ्ट। तो उसका रिएक्शन क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में लो फ्लो होता है, रॉकेट विल मूव अप। ओके, दिस अ बेसिक एग्जांपल, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हम जो है यहाँ पे कोई एरोडायनेमिक्स के कोई रिसर्च यहाँ पे करने के लिए नहीं बैठे हैं। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स कि हाउ यू आर अप्लाइंग ऑन द एयरक्राफ्ट। ओके, सो दिस आर द 3 लॉस। न्यूटन फर्स्ट लॉ मैंने आपको बता दिया, न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में आपको बता दिया, उसका एप्लीकेशन के बारे में हमने पढ़ लिया, और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस तरह से अप्लाई होता है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। ओके, सो क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, बर्नौलिस प्रिंसिपल। आपने कई बार देखा होगा, आपके पीयूसी यानी इंटर में भी आपको बर्नौलिस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ाया होगा। वेंचुरी ट्यूब जो आपने देखा होगा, आगे मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। सो बर्नौलिस प्रिंसिपल कहता क्या है? बेसिक क्या है बर्नौली प्रिंसिपल का? कोई आइडिया है आपको? ओके, सो ये बताता है कि कोई भी मूविंग फ्लूइड ले लीजिए आप। ओके, उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहती है ना, उसमें क्या क्या पार्ट्स रहते हैं? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है उस फ्लूइड का। दूसरा जो एनर्जी वो जनरेट होता है ड्यू टू द मूवमेंट ना, जो एनर्जी जनरेट की जाती है वो एक, प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये सारा कुछ आपको कांस्टेंट रहता है। दिस इज स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय द बर्नौलिस। ओके, एक जनरल प्रिंसिपल है। तो मैं इसको एप्लीकेशन बताऊंगा तब आपको एक ब्रीफ आइडिया आ जाएगा। ओके, सो तब तक आपको कुछ समझ में नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा। तो बर्नौलिस प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ मूविंग फ्लूइड। ओके, समझ में आया? मूविंग फ्लूइड यानी कोई फ्लूइड मूव हो रहा है, उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसको उसमें क्या क्या मिलेगा आपको? एक तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। ओके, और एनर्जी जो जनरेट हुई है ड्यू टू द मूवमेंट, और काइनेटिक एनर्जी। ये तीन आपको कांस्टेंट रहेंगे, इन्होंने बताया। आपने एक फेमस फार्मूला भी देखा होगा जो कि P+1/2 रो वी स्क्वायर, राइट, प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपने देखा होगा P इज नथिंग बट प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, V इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, रो इज द डेंसिटी, राइट। सो हम उतना डीप में अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या बर्नौलिस प्रिंसिपल से आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उसका कोई फार्मूला नहीं पूछा जाएगा। बस मैं आपको एरोडायनेमिक्स के बेसिक्स बता रहा हूँ। तो इसमें एक पार्ट है टच, बस आप डरिएगा मत। ओके, कि आप डायरेक्टली फिजिक्स में जा रहे हैं, बल्कि सो इसकी मदद से आप क्या है, यू कैन नो हाउ दिस एयरक्राफ्ट विल एम्प्लॉय। ओके, सो एक जब फ्लूइड एक ट्यूब से आप पास कर रहे हैं, तो वेंचुरी ट्यूब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या होता है, जब ट्यूब जैसे जैसे नैरो होती जाएगी ना, तो वैसे वैसे स्पीड ऑफ द फ्लूइड इंक्रीज होता जाएगा और प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। सो दिस इज बेस्ट एग्जांपल। देखिए, ये वेंचुरी ट्यूब है। ओके, वेंचुरी मीटर हम इसको कहते हैं, इसका एप्लीकेशन। तो जैसे जैसे आप इस ट्यूब का जो नैरोनेस है वो डिक्रीज करते जाएंगे, वहाँ पे आपको स्पीड ऑफ द फ्लूइड बढ़ता जाएगा। ओके, तो इसी तरह अगर आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट की बॉडी जो है, दे आर नॉट ब्रॉड बॉडीज, राइट, दे आर वेरी नैरो बॉडीज। जैसे आप नैरो करेंगे उतनी आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। कि दे हैव टेकन फ्रॉम दिस बर्नौलिस प्रिंसिपल द डिज़ाइन ऑफ द एयरक्राफ्ट। हैव यू गेट अंडरस्टैंड? अब समझ में आया आपको कि जिस तरह आप जितना आप बॉडी जो एयरक्राफ्ट की नैरो करते जाएंगे, उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतना आपका रेट ऑफ फ्लो बढ़ेगा। अगर आप लिक्विड की बात कर लें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड उतना आपको बढ़ जाएगा। So this is about all laws and principle which are directly applying on the aircraft. आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, एरोडायनेमिक्स जैसे मैंने आपको बताया, इट्स ए साइंस, फिर से डेफिनेशन आ गया यहाँ पे। जो मूविंग बॉडी के पर किस तरह से जो फोर्सेस हैं और जो मैंने जितने भी सारे प्रिंसिपल्स हैं, लॉस हैं, वो अप्लाई होते हैं, इसके बारे में पढ़ना ही एरोडायनेमिक्स है। अभी आपको क्लियर हुआ होगा। जब मैंने पहली बार बताया था डेफिनेशन, आपको थोड़ा बहुत डाउट हो गया होगा। नाउ इट वॉज ऑल क्लियर। So next move on, we will discuss about the airfoils दोस्तों। So थोड़ा मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ यहाँ पे।
ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर जब मैं लेकर आऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। ओके, सो यू हैव सीन द एयरक्राफ्ट ब्लेड्स किस तरह से आपको एक नैरो शेप में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, रोटार हम इसको कहते हैं। ओके, सो दिस नथिंग बट इट्स कॉल्ड एयरफॉइल्स। सो एयरफॉइल्स आर सरफेस डिज़ाइन टू ऑब्टेन ए डिज़ायरेबल एक्शन, कि आप किस तरह से उनके पास उनको स्टडी किया जाता है एक्चुअली। सो एक प्रोटोटाइप बना दिया जाता है। हमने एक एक्चुअली न्यू दिल्ली में जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तो हमने देखा था एक रिसर्च लैब में दे हैव डिज़ाइंड ए प्रोटोटाइप ऑफ एयरफॉइल एंड दे हैव पासिंग द गैसेस, जैसे आपने इमेज में देख रहे हैं ना, दे आर पासिंग द एयर्स एंड दे आर चेकिंग हाउ इट विल रोटेट एंड हाउ इट विल रेसिस्ट। Okay, so everything was now digitalized. They are just calculating the values in the system and all, but we are not going to in depth about it. Okay, that is very that is separate part of it. So they study कि एयरफॉयल अगर हम इस मटेरियल का बनाएंगे तो ये रेसिस्टेंस किस तरह से रोकेगा, यानी हाई रेसिस्टेंस रहेगा या लो रेसिस्टेंस रहेगा, कितना इसका फोर्स रहेगा। बट ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट है। ओके, एंड दिस इज़ अ ट्रांजैक्शनल व्यू ऑफ दिस एयरफॉयल। ओके, जैसे कि अगर आपने देखा होगा, just a second. Okay, so this is a mid line of the airfoil। जो यहाँ पे आपने शेप देखा है ना, तो इसका एक ट्रांससेक्शनल व्यू आप समझ लीजिए। सो जो इन बिटवीन जो ग्रीन लाइन जा रही है, इट इज़ ए कॉर्ड लाइन इसको कहते हैं। ओके, एंड कॉर्ड लाइन एंड दिस इज़ अ मैक्सिमम चैम्बर। आप इसका चैम्बर कितना इंक्रीज करेंगे उतना आपको रेसिस्टेंस कम मिलेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसको कम से कम किया जाता है। एंड कॉर्ड लाइन एंड दे विल मीट एट दिस ट्रेलिंग एज जिसको कहा जाता है, जहाँ पे इसको रिड्यूस किया जाता है, राइट। एंड दिस इज़ अ डिस्टेंस एंड ऑल। ओके, एंड द कॉर्ड लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द लीडिंग एंड ट्रेलिंग एजेस ऑफ द फॉइल। सो दिस इज़ अ कॉर्ड लाइन। आप देख रहे हैं जो ऑरेंज कलर में है, उनके दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस अगर आप कम करते जाएंगे उतना आपको रेसिस्टेंस कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा। उतना आपको डिटेल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। एक एयरफॉइल टर्मिनोलॉजी है, आपको कोई मेंस एग्जाम में लिखना नहीं है, जस्ट आप याद कर लीजिए किस तरह से ये लोग रिसर्च करते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ अबाउट एयरफॉइल एंड हाउ दे विल टेस्ट। ओके, सो यहाँ पे अगर आप एनिमेशन में देख रहे हैं तो यहाँ पे एक सपोज ब्लेड है एयरक्राफ्ट का, इट वाज फ्लाइंग नाउ एंड एयरक्राफ्ट इज पासिंग थ्रू मेनी ऑफ द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। ओके, ये लोग देखते हैं कि किस तरह से आप अगर आप विंग का डिज़ाइन चेंज करते हैं, सो वेन एवर द हाई प्रेशर विल अप्लाई, ओके, हाउ इट विल चेंज। एंड लो प्रेशर अगर आप रखेंगे तो फास्ट मूविंग आपको रहेगा। सो यू डोंट नीड गो ऑन द इन डेप्थ बिकॉज दिस बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द वेंचुरिटी बोली। जैसे जैसे नैरो करते जाएंगे आपको उतना उतना स्पीड आपको बढ़ती जाएगी, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। सो दिस इज़ अबाउट बेसिक्स ऑफ एरोडायनेमिक्स पार्ट 1 दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज का मेरा लेक्चर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, मैंने आपको बता दिया कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कौन से आपको जस्ट याद रखना है। ओके, तो ज़्यादा कुछ आपको बट्टी मारने की या कोई नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे सिंपल अंडरस्टैंडिंग आप रख लीजिए। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको पार्ट 2 एरोडायनेमिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।